हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए मैं मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। ये खास बातचीत इसलिए रहती है कि हम इन्वेस्टर्स को समझा सकें कि बाजार में क्या चल रहा है। और देखिए, हम सबका मकसद है पैसा बनाना, और ये पैसा बनाने की आपकी जर्नी कितनी स्मूथ हो सकती है, यही हमारी कोशिश रहती है। वैसे अभी की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर्स के सामने ये सवाल नहीं है कि पैसा कहाँ लगाएं, लेकिन हाँ, कुछ साल पहले तक ये भी समझ में नहीं आता था, पर अब ये समझ तो आ गई है कि पैसा कहाँ लगाए। और जब समझ ज्यादा बढ़ती है ना, तो सवाल भी थोड़े से और जो है नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, और रिटर्न को लेकर अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या रखें, क्योंकि बाजार ने हमें कुछ अनरियलिस्टिक रिटर्न भी दिखाए हैं। और अब क्या समय आ गया है अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए, और यही आज बातचीत होने वाली है। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में मेरे साथ है एक ऐसी वेल्थ बिल्डर जो मार्केट की चाल से ज्यादा इन्वेस्टर की सोच पर बात करती हैं। सो लेट्स वेलकम ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जॉइंस मी फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हाय राधिका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। Hi Priyanka, always nice to talk to you. सो राधिका से हम पूछने वाले हैं कि मार्केट में पैसा कहाँ लगाएं, कितना रिस्क लें, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईडलवाइज म्यूचुअल फंड जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आ रहा है उस पर भी मैं बात करूंगी। क्योंकि राधिका को मैं हमेशा जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो रेगुलर काम है वो तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो पीछे से बहुत मेहनत करके कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। सो राधिका, हम उन पर भी फोकस करने वाले हैं, पर पहले थोड़ा सा आपकी कंपनी अभी कहाँ पर है। तो ईडलवाइज एएमसी जो है 1.78 लाख करोड़ का टोटल AUM है एज ऑन 29 जून, जिसमें इन्वेस्टर्स इक्विटी, डेट, फैक्टर इन्वेस्टिंग, इंटरनेशनल फंड्स, ऑल्टिवा, SIF, गिफ्ट सिटी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी सिप बुक की अगर मैं बात करूं तो ये 690 करोड़ पर है, और इनके एक्टिव फोलियो जो है वो कुछ 39,77,000 के ऊपर हैं। तो सिर्फ इन्होंने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था, और इनके सिर्फ प्लेटफॉर्म का नाम है ऑल्टिवा। तो इनकी सबसे पॉपुलर जो पहली स्कीम रही वो रही ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जिसका AUM 30 जुलाई तक 7,185 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। और मैं बता दूं, अभी सबसे बड़ा AUM जो है ये ऑल्टिवा के इस फंड का कमान कर रही है ईडलवाइज। साथ ही में राधिका के एक और इंट्रोडक्शन ये है कि इनकी 2 किताबें बहुत शानदार, एक लिमिटलेस और दूसरी मैंगो मिलियनेयर, भी आप बुक स्टैंड में देखते होंगे। सो राधिका, लेट्स स्टार्ट कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बाजार का गेम क्या बदल रहा है। तो यही है मेरा पहला सवाल, क्योंकि लग रहा है जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स ईज हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस अपने हाई से नीचे हैं, ग्रोथ के अनुमान बेटर आ रहे हैं, और हाँ, जुलाई में तो FIIs की सेलिंग जो है उस पर थोड़ा सा वो दूसरा गियर लग के खरीदारी में बदल गई। गेम बदल गया है क्या अब? तो आई थिंक गेम शिफ्ट तो हुआ है। अगर आप पहले 6 महीने देखें इस साल के, तो वो एक्सेप्शनली वॉलेटाइल रहे। पहले तो जैन फेब में आपको टैरिफ की चर्चा चलती रही, टैरिफ रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड अनसर्टेनिटी रही। एंड एक्चुअली अगर आप फेब्रवरी में देखें तो जो अर्निंग स्लो डाउन एक इंडिया में हुआ था, थोड़ा उसके रिवर्सल के साइन थे, थोड़ा FII बाइंग भी थी। एंड देन वी गॉट थ्रोन इनटू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस, जहां क्रूड के प्राइसेस बढ़े बढ़े घटे, ऊपर नीचे हुए। करेंसी में भी आपको इम्पैक्ट दिखा, एंड यू सॉ रिलेंटलेस पीरियड ऑफ FII सेलिंग। अब क्या हुआ है मेरे हिसाब से, जो अर्निंग्स में टर्न अराउंड है फ्रॉम सिंगल डिजिट अर्निंग्स टू डबल डिजिट अर्निंग्स, वो शायद शुरू हो गया है। अगर आप Q1 के रिजल्ट्स देखें, जिनकी उम्मीद थी कि ये बहुत बुरे होने वाले हैं क्रूड प्राइस के कारण, वो इतने बुरे नहीं रहे हैं। Q2 भी हम लोगों को लगता है ठीक रहेगा। तो अगर तीसरे चौथे क्वार्टर में अर्निंग्स आपकी अपटिक में आई, तो आई थिंक थोड़ा मोमेंटम रिवर्स होगा, और फाइनली मुझे लगता है आपके FIIs भी अर्निंग्स के ही पुजारी हैं। तो FII बाइंग भी थोड़ी आ सकती है। आई थिंक अभी भी जियोपॉलिटिकल वुड्स के हम बाहर नहीं हैं। ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस, इस पर लिड लगी है, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। यूक्रेन रशिया चलता रहता है। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल विंड्स तो चलती रहेंगी, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स भी महंगे हैं। तो आई थिंक द वर्स्ट परहैप्स मे बी ओवर, द बेस्ट आई थिंक इज येट टू कम दो। ओके, सो ये बेस्ट आने में कितना टाइम लग सकता है? आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं कहूँ कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को जो सितंबर 2024 से एक बुरा दौर देख रहे हैं,
उनके लिए आगे के 12 से 15 महीने कैसे रहेंगे? क्योंकि मुझे पता है आप जिस इंडस्ट्री से हैं आप शॉर्ट टर्म नहीं बात करना चाहेंगी, तो मैं इसलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया पूछ रही हूँ। गोइंग फॉरवर्ड 12 to 15 मंथ्स आप क्या देख रही हैं? See, it's very difficult to forecast, but पहले तो मैं कहूंगी प्रियंका, जो लोगों को एक इम्पेशंस आई है पिछले 2 सालों में, ये दिस इज नॉट अ बैड पीरियड। आई थिंक एक पीरियड जहाँ टैरिफ, करेंसी, ऑयल और जियोपॉलिटिक्स और एफआईआई सेलिंग रही है, अगर मार्केट्स फ्लैट रहे हैं और अभी भी 3 साल में स्मॉल कैप के रिटर्न्स आर इन मल्टीपल हाई डबल डिजिट्स एंड 20% प्लस, तो ये बुरा दौर नहीं है। आई मीन, people like me who spent 20 years in the market remember periods where markets were down 30%, 50%, तो मैं ये बुरा दौर नहीं कहूंगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हमने आमतौर से देखा है, मैंने ये डेटा भी कहीं सोशल मीडिया पे डाला था, कि अगर एक ऐसा दौर आता है जहां 18 महीने बाजार पैसे नहीं बनाता, तो अगले 18 से 36 महीने ऑफर बेटर रहते हैं। एंड ये डेटा है। इफ दिस कोइंसाइड्स विद एन अर्निंग्स टर्न अराउंड तो और अच्छा। आई थिंक अर्निंग्स टर्न अराउंड से बेसिक मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, जिसको आप कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट्स। That will happen when you have both domestic institutions like ourselves buying and foreign institutions buying, and that needs more earnings growth and geopolitical stability. So there is stability and then there is animal spirits. ओके, सो आप कहते हैं हमेशा, मुझे लगता है एसआईपी, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं उनको पॉपुलराइज करने में आपकी जैसी पर्सनालिटी का रोल रहा है, क्योंकि आपने खुले में आकर बताया है, अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस किया है। बट एक लाइन जो आप हमेशा कहती हैं हमारे अलग अलग कॉन्वर्सेशन में राधिका, कि देखिए सिप का गोल मार्केट को बीट नहीं करना है, आप इस मंशा से आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने पिछले 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को वो नेगेटिव पे देख रहे हैं, वो जो नए इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने जो है ऐसे टाइम पे शुरू किया कि वो कहते हैं ना हमारा बैड लक ही खराब था, उनका बैड लक ही थोड़ा सा खराब था, उनका पेशेंस जो है वो ज़रा टेस्ट हो रहा है। उनको आप क्या कहेंगे? वो क्या स्ट्रैटेजी अभी बदलें, कुछ चेंजेस करें या बने रहें? सो उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली जर्नी रही है। आई थिंक वो अपनी सिप ना रोके। सिप 2 साल का प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपने सिप 1 या 2 साल की उम्मीद से कराया है, तो शायद आपकी उम्मीदें गलत हैं। एंड मैं आपको एक डेटा देती हूँ। हमारा एक काफी बड़ा फंड है, एडवाइस मिड कैप फंड, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का फंड है, और वो 2007 में हमने शुरू किया था। तो जारी बात है कि हमने बुरा वक्त 2008 का भी देखा है, कैपिटल मार्केट्स का शायद वर्ष। तो मैंने एक कैलकुलेशन की प्रियंका, कि अगर किसी ने उस फंड में सिप किया होता, किसी भी 10 साल का सिप किया होता, तो जो सबसे मिजरेबल इन्वेस्टर है, जो जिसके साथ सबसे बुरा हुआ है, जिसकी एंट्री टाइमिंग सबसे बुरी थी, उसका क्या रिटर्न होता? द वर्स्ट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टेड फॉर 10 years इन दैट फंड, उसका रिटर्न 10% है। और 10% मेरे हिसाब से कोई बहुत बुरा आउटकम नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा नहीं हुआ है, पॉजिटिव 10%। So I would tell such disappointed investors that disappointment is not in the outcome. The disappointment is in the time horizon. Extend your outcome. Extend your time horizon. ओके, सो जो 2 साल है उसको भूल करके अब आगे की तरफ देखिए। जो लेटेस्ट एसआईपी इनफ्लोज, मंथली इनफ्लोज के आंकड़े आए हैं, उसमें जो एक ट्रेंड नज़र आया है वो है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को हमने 15% कम होते हुए, ड्रॉप होते हुए देखा है। सो क्या कॉशियस हो रहा है इन्वेस्टर, थोड़ा सा अभी मार्केट को देख रहा है? आपको क्या लग रहा है? प्लस लार्ज कैप से आउटफ्लो, ये इन दोनों जो फैक्ट्स जो अभी जुलाई के नंबर्स आए उसमें आए हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? So I'll separate these two. I think industry के numbers, given everything that has happened in the 2 years, positive रहे हैं, लेकिन थोड़े से कम positive हैं। जैसे कि आपने कहा, अगर आप हर महीने देखें, so 10 to 15% का from peak fluctuation है। Now हमारी जो capital markets की industry है या MF industry है, as much as I would love to say इसको market sensitive नहीं होना चाहिए, थोड़ी market sensitivity है। So what is happening is big bang NFOs, for instance, जिनमें 2-3 हजार करोड़ एक सिंगल फंड में आता था, 5-6 हजार करोड़ के एनएफओ, ये नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें, हमारी इंडस्ट्री में 2 तरीका का पैसा आता है। एक तो जो रिकरिंग फंड्स में पैसा आता है, और एक जो बड़े बड़े एनएफओस में पैसा आता है। आई थिंक दूसरा नहीं हो रहा है। अगर आप 2026 भी देखें तो एनएफओ एक्टिविटी काफी कम है, क्योंकि ऐसे मार्केट में लोग वो ये पुराने ट्राइड टेस्टेड फंड्स में पैसा डालना चाहते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा कम पैसा डालना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपेंड, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वी शुड बी वेरी हैप्पी कि नंबर पीक से
50% नहीं घटा, 10-15% घटा है। जहां तक लार्ज कैप की बात है, दिस डजंट सरप्राइज मी एक्चुअली। लोग थोड़ा सा नुआंस्ड हो गए हैं। अगर आप देखें तीनों सेगमेंट्स, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ आई है, वो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में आई है। देयर आर मेनी स्मॉल कैप स्टॉक्स दैट आर ग्रोइंग एट 20%। इफ यू लुक एट द पेग रेशियो, पी रेशियो एडजस्टेड फॉर ग्रोथ ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स, वो 0.6 0.7 है। मिड कैप इंडेक्स का भी अच्छा है, वर्सेस लार्ज कैप इंडेक्स इज लार्जली थ्री सेक्टर्स, आईटी जिसमें लोगों के मिक्स्ड व्यूज हैं, बैंकिंग, एंड देन एनर्जी। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेड कि लार्ज कैप सेगमेंट भगवान नहीं है, राइट? देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड लार्ज कैप्स। एंड फाइनली पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, पी रेशियो एडजस्टेड फॉर ग्रोथ देखना चाहिए, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स। ओके और मैं पूछना चाहूँगी तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? क्योंकि अभी जब हमने एसआईपी की जुलाई के आंकड़े देखें तो उसमें सीधा दिख रहा है कि लोगों का रुझान अब स्मॉल कैप और मिड कैप, और इनका प्रदर्शन भी सुधरा है। तो इनके वैल्यूएशन को लेकर जो एक्सपेंसिव हैं कहा जा रहा था, वो क्या चिंता दूर हो गई है? और इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? किसी को अभी प्लान करना है अपना इन्वेस्टमेंट, तो उसको किन पॉकेट्स पर नजर रखनी चाहिए? See, I think people have to build multi-cap or flexi-cap portfolios. It's not that I am saying कि आप large cap रखिए ना. By the way, I don't hold too many large cap funds, but it's not कि I am saying एक ordinary investor को large cap नहीं रखना चाहिए. But this idea कि निफ्टी से मेरा पूरा portfolio बन जाएगा, this I am not sure about. अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो आप 60% लार्ज कैप रखिए, 40% मिड और स्मॉल कैप रखिए। थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हैं तो 40% लार्ज कैप रखिए, 60% मिड और स्मॉल कैप रखिए। ये आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड के जरिए कर सकते हैं, या इंडिविजुअल फंड खरीद के कर सकते हैं। बट इफ यू लुक एट द अपॉर्चुनिटी जो हिंदुस्तान आपको देगा अगले 5 से 10 साल में, और जो नए नए सेक्टर्स हैं जो वेल्थ क्रिएट करेंगे, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, कैपिटल मार्केट्स हो, कैपिटल गुड्स है, इनके सारे लीडरशिप मिड और स्मॉल कैप स्पेस में प्रेजेंट है। एंड एज आई रिपीट, you have to look at price adjusted for growth. It is not we pay price for what? We pay price for growth of earnings. ओके अब ये क्लोजिंग ऑक्शन जो नया जो शुरू हुआ है, इसको लेकर के एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इसमें क्या जानना चाहिए? क्योंकि अभी फिर से बात हो रही है कि हम कुछ वो चेक कर रहे हैं, सेबी ने पहले कह दिया हम इससे नहीं हटने वाले हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है? यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन कैपिटल मार्केट, ये कैश को लेकर के, और आपने इंटरनेशनल मार्केट्स को भी क्लोजली फॉलो किया जहां ऑलरेडी ये हम फॉलो करते हैं। See, cash kind of system is common in many global markets, but unfortunately India का construct is different from global markets, because जितनी in most global markets जो ETFs and index funds हैं, वो आखिरी के 15 मिनट में मार्केट के काफी सारी बाइंग करते हैं। Our challenge right now is we don't have enough participation in the cash segment of the market. Now, एक वर्डिक्ट देना मेरे हिसाब से बहुत अर्ली है, बिकॉज कैश हैज जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड। होपफुली व्हाट विल हैपन विद टाइम इज पीपल विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कैश, एंड मोर बाइंग फ्रॉम ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स will come to that cash segment. You will have more retail participation. और जो आप 3:20 पे जब मार्केट बंद होता है, 3:15 पे जब मार्केट बंद होता है, और फिर जो कैश का मार्क है जो कभी कभी 30-40 पैसा ऑफ दिखता है, वो वेरिएशन कम होता दिखेगा। Already, by the way, I've been tracking cash very closely because we run one of the country's largest arbitrage funds and a huge derivatives books in SIF. So हमें तो impact दिखता है। Already अगर आप पहला दिन देखें तो impact बहुत बड़ा था, दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया। धीरे धीरे कैश में स्टेबिलिटी आई है। सो आई वुड नॉट प्रेस द पैनिक बटन येट, आई वुड वेट फॉर स्टेबिलिटी। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के एनएवी में मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, खासकर आर्बिट्राज फंड का जो एनएवी 5-10% मूव, 5-10 बेसिस पॉइंट मूव करता था दिन का, वो 20-30 मूव करेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके बट अदरवाइज जो हमारे दूसरे स्कीम्स आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स डजंट मैटर। आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दिन का मार्क ऊपर नीचे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मुझे इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं। ओके फाइन, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है, थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, और you think it's a step in the right direction. डीमैट अकाउंट्स 2.9 मिलियन एडिशन हुए हैं इस साल, इन लास्ट 6 months, ओके। और आईपीओ की लंबी कतार है, सबको लगता है आईपीओ क्विक मनी बनाने का तरीका है। क्या ये डीमैट अकाउंट के एडिशन और ये आप इसको जोड़कर देखना चाहेंगे, या दोनों सेपरेट आप करेंगी?
I mean, I would think of both separately. I think Demat accounts is natural financialization in India. Folios बढ़ रहे हैं, Demat account बढ़ रहे हैं. ये हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी की जर्नी में नेचुरल प्रोग्रेशन है. अब कुछ Demat accounts एक्टिव रहते हैं, कुछ इनएक्टिव रहते हैं. IPOs I also think is a very necessary and natural progression in India because for many years बहुत सारा private capital हमारे markets में आया है. बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं, नए बिजनेस मॉडल्स बने हैं, और अब ये जो बिजनेसेस हैं ये इतने बड़े हो गए हैं कि ऑनेस्टली दे कैन नॉट गेट एन एग्जिट इन द प्राइवेट मार्केट. इनको आईपीओ मार्केट के में ही आना पड़ेगा और वहां लिस्ट करना पड़ेगा. एंड क्वाइट फ्रैंकली आई मीन देयर आर गुड आईपीओज एंड बैड आईपीओज, बट अच्छे आईपीओज और अच्छे कंपनीज को मार्केट welcome कर रहा है. There are some very good mid and small cap companies and new business models that are listing that people are very very excited about. And finally प्रियंका, मेरा मानना है कि अगर हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी बढ़ना है तो we have to go from a universe of 500 listed stocks to 1500 2000 listed stocks, जिससे कि हमारे फंड मैनेजर्स को भी ज्यादा ऑप्शंस मिले when we build your portfolios. तो आईपीओ मार्केट का बढ़ना बहुत अच्छी बात है. द प्रॉब्लम इज रिटेल इन्वेस्टर्स थिंक के कोई भी आईपीओ में पैसे डाल दो तो बना लेंगे. वी एक्चुअली रन द कंट्रीज ओनली आईपीओ फंड. इट्स कॉल्ड एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड. वो इसीलिए बना था जिससे कि हम आपको आईपीओ सिलेक्शन में हेल्प कर दें. बिकॉज सम आईपीओज गो रॉन्ग. जस्ट बिकॉज आपने कंपनी का नाम सुना है डजंट मीन कि उसका आईपीओ अच्छा होगा. तो आपने कहा आपने सबसे पहला आईपीओ फंड लेकर आई हैं, तो आपके बहुत सारे फर्स्ट मैं देख रही थी क्योंकि इंटरव्यू के पहले मैं तैयारी कर रही थी. तो यू आर द फर्स्ट वन कि आप लोगों ने जो है भारत बॉन्ड ईटीएफ के जरिए पैसिव डेट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन दिया. ठीक है, उसके बाद आपका जो है एसआईएफ, यू वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च, अनाउंस हुआ और उसके 2 महीने के अंदर मतलब आप लोग ने बिल्कुल तैयारी पूरी कर रखी थी. देन आपने हाइब्रिड में मतलब एक पैसिव इन्वेस्टिंग लेकर के आई हैं. और वन ऑफ द न्यू थिंग्स जो मैं पढ़ रही थी वो है आपकी रीट की ऑफरिंग जो है ये कहलाती है ईडलवाइज निफ्टी रीट एंड रियलिटी इंडेक्स फंड. अभी तक नहीं था मार्केट में. ये कैसे कर लेती है राधिका आप सब कुछ फर्स्ट, बहुत तैयारी पहले से कर लेती है. और रीट में समझना चाहूंगी क्योंकि ये हमें कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, प्योर इन्वेस्टमेंट, आपको बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, ये ऑप्शन आप दे रही हैं. तो ये रियल एस्टेट के बारे में बताइए कि टू मेनी फर्स्ट, अगला फर्स्ट क्या होगा, कुछ इनसाइट भी दीजिएगा. There will be more firsts this year for sure. See, we think of ourselves as a product company. हम ये मानते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं. कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जो नीड है, उसको हम प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं. और हम प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत एक्साइटेड रहते हैं. अगर मैं सीईओ का काम छोड़ दूं और मुझे कोई भी जॉब दे दूं मेरी कंपनी में, तो मैं प्रोडक्ट हेड बनना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है बहुत कमाल का काम है. तो हम हमेशा कस्टमर्स से बात करते रहते हैं. कस्टमर्स मुझे सोशल मीडिया पे लिखते हैं. रीट के बारे में कस्टमर्स मुझे 1 साल से लिख रहे हैं कि मैडम कुछ करो कुछ करो. सो वी आर ऑलवेज थिंकिंग, टॉकिंग टू रेगुलेटर कि गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई वी कम टू मार्केट फर्स्ट विद दीज थिंग्स. समटाइम्स आई टेल यू प्रियंका, इट्स नॉट इजी बिकॉज जब आप लास्ट आते हो तो सब इकोसिस्टम रेडी होता है, सिस्टम्स रेडी होते हैं, रेगुलेशंस रेडी होते हैं. फर्स्ट होते हैं तो यू डोंट इवन नो इफ इट्स गोइंग टू सक्सीड, बट यू कॉन्स्टेंटली वांट टू ट्राई. सो वी डोंट वांट टू गिव अप ऑन द स्पिरिट ऑफ ट्राइंग, एंड लॉट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन लव्ड एंड वर्क्ड. एंड देन जहां तक रीट की बात है, see, real estate is a segment that all Indian investors have loved. The problems in the segment are also known. बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन तक ही नहीं पहुंचते, इलिक्विडिटी है. अब इसको सॉल्व करने के लिए आया रीट, जो कि पॉपुलरली ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है. रीट इज एक्सपोजर टू कमर्शियल रियल एस्टेट, बट ऐसी कमर्शियल रियल एस्टेट जो कंप्लीट है और जो आपको इनकम दे रही है. इट इज इनकम जनरेटिंग, एंड इनकम दे ही नहीं रही, उसे पे आउट कर रही है. अब रीट लोग इंडिविजुअली खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन की प्रॉब्लम है. रीट आपको डिविडेंड देता है, आपको पता नहीं है उसका क्या करना है, टैक्स देना पड़ता है. इसलिए हमने ये रीट एंड रियल्टी फंड बनाया. इसमें अभी 60% मनी, 60% आपका रीट में जाएगा, 40% रियल्टी स्टॉक्स में जाएगा. जैसे इंडिया में अभी 6 रीट हैं और रीट आएंगे, ये एक 100% रीट फंड बनने वाला है. एंड द आइडिया इज आप इंडिविजुअल रीट्स ना खरीदें, हम आपके लिए खरीदेंगे और आपको ये रीट इनकम दे रहा है, ये डिविडेंड आ रहा है, उसका देना पड़ रहा है, वो हमारे पास आएगी, हम उसे रीइन्वेस्ट कर देंगे. सो इट्स एन एफिशिएंट वे फॉर यू टू बाय रीट्स. Till now, people's portfolio had equity and debt, which are financial asset classes.
It had gold, which is a physical asset, real asset class. We are giving you a chance to participate in one more real asset. ओके और इसके साथ टैक्सेशन में भी इसके चेंजेस आपके लिए एक और फायदा हो गया फर्स्ट एंट्री लेने का यहाँ पर। लेकिन मुझे ये बताइए कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सही होगा ये रीट प्लस रियलिटी स्टॉक वाला आपका ये कॉम्बिनेशन वाला फंड, और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है, इसमें मैं इसकी प्लेसिंग कहाँ करूँगी आप इसे? सो आई वुड वांट कि आप ये बताएं कि कितने साल के लिए कोई इन्वेस्ट करे, आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज इसका होना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए? So REIT is not a debt instrument. Let me clarify that. A lot of people think because REIT pays income ये debt है, ये volatile है. ग्लोबली अगर आप देखें रीट का बेटा इक्विटी मार्केट से 0.6 है, तो अगर इक्विटी ₹1 गिरता है तो रीट 0.6 गिरता है। तो अगर आपको लगता है कि ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है वेयर देयर इज नो वॉलेटिलिटी, ये वो नहीं है। इसमें आप गोल्ड क्यों खरीदते हैं? आप गोल्ड खरीदते हैं, आपको पता है गोल्ड वॉलेटाइल है, लेकिन वो ऐसे तब अच्छा करता है जब बहुत चीजें और अच्छी नहीं करती। फॉर इंस्टेंस जब एक इन्फ्लेशन का माहौल आता है तो रीट्स बहुत अच्छा करते हैं। सो यू बाय दिस एज अ 5 to 10% डाइवर्सिफायर इन योर पोर्टफोलियो। प्लीज हैव अ 3-year टाइम होराइजन। ओके, 3-year टाइम होराइजन एक तरह से ये भी हेज करेगा इन्फ्लेशन के लिए, और आप कह रहे हो 3 to 5 year का होराइजन और परसेंटेज 5 to 10% का, और ये इसमें SIP भी कर पाएंगे या लमसम कर पाएंगे? SIP का प्रोडक्ट इट्स अ म्यूचुअल फंड, सो यू कैन व्हाटएवर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू प्रोडक्ट। अब बात मैं करना चाहूँगी SIF की, और एक हमारे SIF की वीडियो में यही सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई ये SIF जो है इसमें ये जो 10 लाख, तो मैंने सोचा ये व्यूअर के एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये जो 10 लाख का ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये 10 लाख क्या एनुअली है कि मैं आज 2026 में 10 लाख करूंगा और 2027 में 10 लाख करूं? No, it's one time. You have one to time. maintain 10 lakhs with Altiva. Now it can be 10 lakhs across multiple Altiva products. So there are people who do 2 lakhs. We have two. We have a more debt-like SIF and a more equity mid and small cap like one. It can be 2 lakhs in hybrid long short and 8 lakhs in X top 100. Some people will do 10 lakhs in hybrid long short and start ₹1,000 SIP in X top 100. अब अगर मैंने आपको 10 लाख दिया और मैं XYZ कंपनी के भी SIF में जाके 10 लाख से इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ? हाँ, yeah. But it's at the company level. So once you are in Altiva and you've done 10 with me, the next investment can be 1,000. But if you want to do another company, then you have to start with 10 again. Okay, so that's it. और SIF का आप कैसा एनवायरनमेंट देख रही हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल रहा है AUM के लिहाज से? I mean, I'm hoping थोड़ा परफॉर्मेंस का भी एडवांटेज मिल रहा है, but yes, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी का भी। I am प्रियंका shocked. I mean, 9 महीने हो गए हैं, 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री, हम लोगों का ही इतना साइज हो गया है। इट टेल्स यू के मार्केट में अगर कुछ नई चीज आई है जो कि जेन्युइनली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो उसको लेने के लिए लोग तैयार हैं। आई थिंक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, और अभी बहुत जल्दी है तो मैं नजर नहीं लगाना चाहती, बट एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोगों के लिए, जो एक फिक्स्ड इनकम एफिशिएंट इनकम की नीड है। भाई इक्विटी तो हम सब करते हैं, बट वी ऑल हैव मनी जो हमें 1-2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए रखना है, जिसपे हमें रिटर्न भी ठीक चाहिए, लेकिन बैंक हमें दे नहीं पा रहा, डेट फंड का टैक्स पूरा है। उस प्रॉब्लम को अल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है, क्योंकि हमने मार्च देखा जहां मार्केट 12% गिरा और ये फंड 1-1.5% गिरा, लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कन्विक्शन आ गया है। सो मुझे लगता है जहां एंड कस्टमर्स सी, पहले हम कैसे पोर्टफोलियो बनाते थे प्रियंका, वी वर लिविंग इन अ वेरी हाई रिटर्न एनवायरनमेंट आफ्टर कोविड। मार्केट आपको 20-30-40% दे रहा था, आप फंड खरीदते थे। Now we are living in a slightly more volatile, low return environment. यहाँ इक्विटी का रिटर्न आपको 10-12% मिलेगा, मार्केट वॉलेटाइल है, तो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैं कम रिस्क लेके काफी रिटर्न बना लूं तो मैं वो क्यों ना करूं। और वही ऑप्शन आप दे रहे हैं SIF से, वही आपकी कोशिश है। अब आते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड क्वेश्चन, ये है हमारी इस बातचीत का लास्ट लेग, और मैं इसको बहुत ही, मुझे लगता है कि आपसे हमेशा पूछती हूँ, साल में 1-2 बार ये बातचीत करती हूँ, क्या आपको लगता है अभी जब, क्योंकि आपने भी कहा अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, ये सही समय होगा नई सिप शुरू करने का? आपने कहा जिनकी सिप चल रही है वो तो, उनको तो अभी रोकना नहीं है, नई सिप शुरू करने का ये समय क्यों सही है? आप कहते हैं एवरी टाइम इज राइट टाइम, बट क्यों सही है अभी?
So, I mean, firstly, I always say an SIP works over 10 years. I told you that. But secondly, you have gone through a period where equity has not made money for 2 years. And as I said, once it has not, probability of making money in the next 2 years tends to be better. And you are seeing some revival of growth in India. Okay, so that's why you should start your SIP now. If someone has 1 lakh to invest today, तो आप उन्हें कहेंगे लमसम डाल दो पैसा या फिर सिप के जरिए आप इन्वेस्ट करो, ये So मतलब it इज दिस depends. द राइट टाइम टू डू लमसम और एसआईपी? Lump sum more than SIP, but I think SIP, I don't look at it. See, if you are investing, Priyanka, for 10 years, अगर आप 6 महीने में एवरेज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. SIP is a savings instrument. SIP is more useful when you are a salaried person and you want to have the discipline of recurring investment. ओके, सो आप कहेंगे लमसम डाल दो? इस टाइम पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो अगर लमसम डालना है तो किस तरह की स्कीम चुने, और अगर सिप करना है किसी को तो किस तरह की स्कीम होनी चाहिए, क्या दोनों में अंतर होगा? Not very different. So I think if you are a conservative to moderate investor, you can look at hybrid funds. This whole category of aggressive hybrid balanced advantage has completely been forgotten in the last 2 years. Please relook at it again. It's a very good category. And if you want, you can add a good quality SIF, for the shorter term kind of money. If you are an aggressive investor, you have to build a portfolio that has large, mid and small. या तो आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप खरीद सकते हैं, बट मिड एंड स्मॉल कैप या आप डायरेक्टली एक्सपोजर लार्ज, मिड और स्मॉल खरीद के ले सकते हैं, बट प्लीज हैव मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर. देखिए राधिका, अब जेनजी का ज़माना है, तो अगर कोई जो है वो 25 से 30 साल के बीच में अभी नौकरी शुरू कर रहा है और 5,000 की सिप शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए आपको अगर मैं कहूँ कि आप उनके लिए पोर्टफोलियो बनाइए, 5,000 की सिप वो करेंगे और इस व्यू से आ रहा है कि 5 ईयर प्लस का होराइजन होगा. 10 ईयर्स तो किसने देखा है, इतने लंबे तो अभी लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ 5 ईयर प्लस का टाइम होराइजन है, 5,000 की सिप करनी है, एज ग्रुप एकदम बिगनर. I would put a Gen Z person, I would put them in a nice multi-cap fund. Because as a young Gen Z, I think you need to have 50-60% mid and small cap exposure, which is what I've been saying. If the Gen Z is very conservative, I would start them in an aggressive hybrid fund. ओके, तो आप जो कहते हैं हमेशा दाल चावल फंड्स, तो क्या ये मल्टी It's not dal कैप? chawal. हाँ, This is all dal chawal, right? This- Everything I've been talking about, flexi cap, these are all weather things. इसमें कोई season, इसमें कोई theme, ऐसा कुछ है नहीं. आपका आपका सिंपल फंडा रहता है, आप कहते हो कि अपने पोर्टफोलियो को सिंपल जितना रखो उतना अच्छा है. देखो समझ आएगा, और जब कुछ गलत जाएगा ना तो 30 फंड को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, 3 फंड को समझना. सी व्हेन यू हैव लेस टू डू, यू आर एबल टू फोकस ऑन इट. ओके, ये जो लेस वाली बात है ना, मैं चाहूंगी राधिका इसको थोड़ा एक्सपैंड करके बताइए, क्योंकि क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, मैं म्यूचुअल फंड क्वेरीज का शो करती हूँ, लोगों के पोर्टफोलियो में 8-8, 10-10, 12-12 स्कीम है, प्रॉब्ली 20,000 की सिप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको 10 स्कीम्स नजर आ रही हैं, 12 स्कीम्स नजर आ रही हैं. ये आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स कितनी होनी चाहिए? Actually, 8 is not bad, Priyanka. I see portfolios with hundreds of schemes. Okay. 50, 100. I think that is where you have a problem. See, what I say is you should have 3-4 categories of funds. Like I have mid and small cap funds. I have some index funds. I have international funds. I have some hybrid funds. And now I have a few SIPs. हर कैटेगरी, तो मेरे पास 4-5 कैटेगरी है, ऑब्वियसली बड़ा पोर्टफोलियो. हर कैटेगरी में मेरे पास 2 फंड है, एक अपनी एएमसी का, एक ऑफन किसी और का. ओके, सो आप किसी और की भी एएमसी के फंड्स अपने पोर्टफोलियो स्मॉल में रखती अमाउंट. हैं? ओके, स्मॉल अमाउंट है, दूसरे एक्सपोजर्स भी हैं आपके पास. ओके, जाते जाते कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं इस समय आपको? So I think discretionary consumption, उसमें your premiumization of consumption, sectors like autos, which have got a lot of SOPs and I think were really underestimated. Financials across the portfolio, NBFCs, capital markets, banks, in that order. Power, components and suppliers to power. These are the 3 big themes in the portfolios today. So what is Radhika's mantra for whatever 2026 is left now? 6 महीने almost, मतलब 5-6 महीने जो बचे हैं. My mantra is to focus on business here, to focus on growing my income. And
have discipline with savings and then be patient. Because I can't control returns, but I can control income and I can control business outcomes. Okay, thank you so And much. I think Best it of will be luck. everyone's mantra. Returns come on savings and savings comes from income. So I always tell young people, focus on the biggest asset, your time. ओके तो इनकम बढ़ाने पर फोकस कीजिए और रिटर्न को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल पोर्टफोलियो बनाइए और टाइम दीजिए उसको पेशेंस के साथ. थैंक यू राधिका फॉर योर टाइम टुडे. Thank you, Priyanka. ओके सो राधिका गुप्ता थी मेरे साथ जो बता रही थी आगे वो क्या देख रही है. उनका कहना है कि देखिए 18 से कुछ 24 महीने हमने ऑलमोस्ट एक ऐसा समय देखा है जहाँ बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे रिटर्न के फ्रंट पर, और जब भी ऐसा होता है ना तो आगे के 18 से 24 महीने बेहतर रहने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती हैं. आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिएक्शन हमें भेजिएगा. आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते.